गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या फिर मालदार होना। देखिए राइट आंसर है यहाँ पर इस मुहावरे का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। गांठ का पूरा मतलब होना होता है मालदार होना। अब ये देखते हैं कि भाई ये जो मुहावरा है ये क्या बताता है। भाई कोई भी ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है, यानी कि ऐसा एक सेंटेंस जो साधारण भाषा में ना होकर एक विशेष अर्थ को स्पष्ट करे, क्या कहलाता है भाई? मुहावरा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? विशेष अर्थ बताने वाला। बात क्लियर हुई? क्या कहलाता है? मुहावरा। अब देखते हैं यहाँ पर गांठ का पूरा होना क्या है? मालदार है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति है पर कैसा है? मूर्ख है ना। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? गांठ का पूरा होना। क्या मतलब है? मालदार है व्यक्ति लेकिन वास्तव में कैसा है? मूर्ख है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये। प्रीवियस अगर टेस्ट आपने देखने हैं तो आई सेक्शन में चले जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ये सेशन एक बार जरा लास्ट तक देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी का कितना वेटेज और कितनी आसानी से आप अगर डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ज्वाइन करें टेलीग्राम, पीडीएफ आपको यहां मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 2 के साथ। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? नाम या बल, गति या चाल, निशाना या उद्देश्य, सही या गलत। तो लक्ष्य का देखिए अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग होता है या अर्थ होता है किसी शब्द का, तो उसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। राइट आंसर है क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन सी। लक्ष्य का जो अनेकार्थी शब्द होता है उसको हम बोलते हैं उद्देश्य भी कह देते हैं हम उसको, और निशाना भी बोलते हैं। बात क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आग का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर एक लोकोक्ति दी है, दोबारा पढ़ता हूं। आग का अंधा नाम नयन सुख। अब बताइए इसकी अर्थ। आंख की रोशनी चले जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना या संतुष्ट होना। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा इसका दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आंख का अंधा नाम नयन सुख का मतलब गुण के विरुद्ध नाम का होना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, उसका नाम करोड़ी मल है लेकिन वो पैसे पैसे के लिए मोहताज है। भाई एक व्यक्ति का नाम क्या है? करोड़ी मल है, ठीक है। अब भाई नाम तो क्या हो गया? करोड़ी मल हो गया, ओके। और उसके पास क्या है? पैसे पैसे के लिए वो मोहताज है, दूसरों से पैसे लेता है। तो क्या हुआ भाई? अपने नाम के विरुद्ध, यानी कि अपने गुण के विरुद्ध उसका नाम हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की विधि है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली या फिर अक्षर बोध प्रणाली। क्या पूछा गया है? कविता शिक्षण किस चीज की एक विधि है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं अर्थबोध की प्रणाली है। विधि क्या है? एक तरीके से यहाँ पर बोला गया विधा, जिसको हम बोलते हैं। कविता शिक्षण किस चीज की विधा? अर्थबोध प्रणाली की ये एक विधा है। अगर मैं बात करूं जो कविता साहित्य की जो विधा है, ओके, अर्थबोध प्रणाली की, तो कविता कवि की क्या डिफाइन करती है भाई? अगर बात करूं मैं कविता की, किसी पोएम की, तो वो जो पोएट होता है उस कवि की सौंदर्य भूति की अभिव्यक्ति कराता है। किस चीज की अभिव्यक्ति कराता है भाई? सौंदर्य, सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति कराता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कवि की व्यथा, व्यथा मतलब जो समस्या होती है, कवि की व्यथा की अनुभूति कराता है। बात क्लियर हुई? और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कराता है, यानी कि आकांक्षा का मतलब एक्सपेक्टेशन जो होती है, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कराता है। तो शब्दों पर गौर देना। सौंदर्यपूर्ण की क्या कराता है? अभिव्यक्ति कराता है, व्यथा की अनुभूति कराता है और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कराता है। बात क्लियर हुई? तो कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प सही नहीं है शब्द और विलोम की दृष्टि से, वो आपको चूज करना है। लोपुल और संतुष्ट, विश्लेषण या विवेचन, यौवन या वार्धक्य, एकांकी या सर्वांगीण। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन सही मैच नहीं है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण और विवेचन करना।
तो देखिए विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण का मतलब होता है अलग करना, ओके, और विवेचन का मतलब होता है अनुसंसाधन। बात क्लियर हो गई भाई। अब विश्लेषण का अगर मैं विलोम की बात करूं, अगर विश्लेषण का अपोजिट की बात करें तो होता है इसका अपोजिट संश्लेषण, ओके। तो यहाँ पर ये जो है मैचिंग सही नहीं है, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है। अगर बात करें लो पुल, तो लो पुल का मतलब क्या होता है भाई? लो पुल होता है जो लालची व्यक्ति होता है, उसको हम लो पुल बोलते हैं। सर्वागीण का मतलब होता है सभी अंगों से जो, या सभी अंगों में जो व्याप्त होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वागीण। बात क्लियर हुई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो आपको बताना है। अन्योन्य परस्पर, कृति रचना, अन्याय, कृति, कृति निष्कृष्ट पुरुष। तो कौन सा जो ऑप्शन सही नहीं है, सही मैच नहीं है, वो आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कृति निष्कृष्ट पुरुष। तो देखो कृति का मतलब क्या होता है भाई? कृति का मतलब होता है कुशल होना, स्किलफुल होना, है? और निष्कृष्ट पुरुष का मतलब क्या होता है? निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं, निम्न कोटि के व्यक्ति को हम बोलेंगे निष्कृष्ट पुरुष। तो यहाँ कोई भी इसका मैच नहीं है, सही विकल्प नहीं है ये कुशल के लिए। कृति मतलब निष्कृष्ट पुरुष, दोनों की मैंने आपकी व्याख्या कर दी है। नेक्स्ट, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का मीनिंग बताना है। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो है बिल्कुल करेक्ट है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना क्या कहलाता है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि उच्च लक्ष्य को लेकर चलने वाले व्यक्ति। बात करें अगर इसको मैं आप सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि लक्ष्य कैसा है? उच्च है, और काम कैसा कर रहे हैं? घटिया काम कर रहे हैं। बात ऐसे समझ लो कि आप लक्ष्य लेकर चले थे कि बहुत ऊंचा काम करेंगे, और काम करने लगे बहुत ही निम्न स्तर का घटिया। तो ये हुआ इसका परस्पर मीनिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो गलत है वो आपको बताना है। मैच जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है ये। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। या लक्ष्मी गई और सोफिया आई, सरल वाक्य है। अब इनमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है। तो जो गलत है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो जो डी ऑप्शन है भाई, ये डी वाला ऑप्शन गलत है, ये सरल वाक्य नहीं है। क्यों सरल वाक्य नहीं है? क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है, लक्ष्मी गई और सोफिया आई। तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया, यानी कि कंबाइंड, दो सेंटेंस को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है तो उसको सरल वाक्य नहीं बोलते, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने सरल दिया हुआ है। अब सरल किसको बोलेंगे? तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। बात क्लियर हुई? सरल वाक्य वो वाक्य कहलाता है जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक क्या होगा? विधेय होगा। उनको हम बोलते हैं सरल वाक्य। और संयुक्त में जहां पर दो वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य को मिक्स कर दिया जाता है तो वहां बोला जाता है संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि वाक्यांश के लिए जो गलत पेयरिंग की गई है वो आपको बताना है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। जो इतिहास लिखे जाने से युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो अब आपको करेक्ट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए जो गलत मैचिंग है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखो बी में क्या बोला जा रहा है? जो कम खर्च करने वाला हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मितव्ययी। मितव्ययी होता है वो व्यक्ति जो कम खर्च करता है, और अपव्ययी वो होता है जो ज्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पर गलत पेयरिंग कर दी इन्होंने, है ना, कि जो कम खर्च करता है उसको हम बोलते हैं मितव्ययी, जो ज्यादा खर्च करता है उसको अव्ययी बोलते हैं। जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक बोलते हैं। जिसका इलाज कठिन हो उसको दुस्साध्य बोलेंगे। और जो इतिहास से लिखे जाने वाले युग से भी पूर्व का हो तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। बात क्लियर हुई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये आपको बताना है। मैं क्या कहता, महक, रागनी, श्वेता आदि सभी आई, ये सब अब गाना गाएंगी। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। उसने पूछा तुम कहाँ थे?
तो इसमें विराम की दृष्टि से आपको जो अशुद्ध वाक्य है वो पहचानना था। तो जो अशुद्ध वाक्य है ये है ऑप्शन नंबर सी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ये कैसा वाक्य है? ये अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। विराम का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी चीज का जब हम बोलते हैं ठहराव करना, है ना, रुकना, रुकना प्रदर्शित करना हो किसी सेंटेंस में, या फिर ठहराव को दर्शाना हो, तो वहां विराम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यहाँ ठहराव नहीं है, विराम की दृष्टि से ये जो है ऑप्शन सी गलत है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आएंगे और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगेगी। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए